कहानी के प्रिय पाठकों, आदिवासियत कहानी का पाठ करने जा रहा हूँ। एक सरकारी महाविद्यालय के प्राध्यापक को अपने कार्यकाल की शुरुआत में कुछ शोध पेपर लिखने पढ़ने होते हैं। एक ओरिएंटेशन और 3 रिफ्रेशर कोर्स करने भी यूजीसी के नियमानुसार जरूरी होते हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों में निश्चित समय पर शोध पत्र लिखना, वाचन करना पड़ता है। यह सारी लिखा पढ़ी पदोन्नति के लिए परमावश्यक है, जिसे वह येन केन प्रकारण कर ही लेता है। त्रैमासिक अरावली उद्घोष में आदिवासी विषय पर कोई 1 दशक से लिखते पढ़ते न जाने कब संगोष्ठियों में आने जाने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। हर समय दिमाग में आदिवासी विषय तारी रहने लगता है। कोई भी दैनिक उठाओ तो जनसत्ता तक पहुंच ही जाना है और वहां आदिवासी विस्थापन, नक्सलवाद और अधिकारों से विहीन आदिवासी पर अकादमिक क्लासिक बहसें, गर्मा गर्म वाद विवाद पढ़ने को मिलते। पत्र पत्रिकाओं में दलित विशेषांकों की बाढ़ आ जाती। हरिराम मीणा का यात्रा वृत्तांत साइबर सिटी से नंगे आदिवासियों तक से गुजरना तीसरी दुनिया की सैर करने सा है। 3-4 संगोष्ठियों के बाद ही मैं अपनी थीम हाशिए पर जीने वालों को बना लेता हूँ। रेल, बस व हवाई यात्रा होने लगती है। रांची और हैदराबाद से बुलावे आते हैं। रांची से निर्मला पुतल, वहारू सोनवाणे मेरे बुलावे पर मेरे शहर में आते हैं। इस तरह संगोष्ठियों में आने जाने के बाद लगता है यह विषय अब काफ़ी गड्ढमड्ढ सा हो चला है। आदिवासी होने बनने के दावे हर कोई करने लगा है। गुर्जर, बंजारा, धमकरिया आदि की लंबी लाइन लग जाती है, जबकि सहरिया, गरासिया, भील मुख्य धारा से अलग थलग जी रहे हैं। राजस्थान में मीणा को लेकर जब तब राजनीतिक बवंडर उठने लगता है। गुर्जर, मुंबई, दिल्ली की आवाजाही बंद कर दी जाती है। गुर्जर वर्षों से नारा उछालते आ रहे हैं, मीणा अगर यहाँ है तो हम क्यों नहीं हैं। आदिवासी होने बनने के लिए, जान की बाजी लगा देने के लिए गुर्जर तत्पर हो जाते हैं। राजनीतिक दांव पेंच, हथकंडे जितने संभव हो अपनाए जाने लगे हैं, जिसका आदिवासियों को पता भी नहीं होता है। कई बार रात के 2:30 बजे नींद खुल जाने पर इन्हीं प्रश्नों की बाढ़ में ऊब चूब होते हुए पाता हूँ। कविता, कहानी के कथानक बनने बिगड़ने लगते हैं या फिर किसी लेख के विचार खदबदाने लगते हैं। हर हराता समंदर, पानी ही पानी जहाँ तक दिखाई पड़ता है, जहाँ तक दिखाई पड़ता है, बार बार किनारों से पछाड़ खाता पानी। ऊपर उठती और नीचे गिरती अनंत लहरें न जाने किस किस को बहाकर किनारे छोड़ जाती है। नीला काला पानी, हरा और आसमानी पानी, कितने रंग है पानी के, कहा नहीं जा सकता ये मुझे क्या हो रहा है। मैं इतना आपाद मस्तक, भीगा और इतना थकान से टूटकर चूर चूर क्यों हुआ जा रहा हूँ। मेरे सारे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। ये मेरी आँखों को क्या हुआ, खुल क्यों नहीं रही है आँखें। अरड़ की ध्वनि बार बार सुनाई दे रही है। पानी पानी और सैकड़ों टन पानी जैसे पल भर में
मेरे ऊपर से गुजर जा रहा हो। मैं बहुत देर से पानी ही की आवाज़ सुन रहा हूँ और पानी में ही तैर रहा हूँ। तो कभी गहरे पानी में डूब रहा हूँ, पानी की गहराई में चला जा रहा हूँ, कभी आसमान में फेंक दिया गया हूँ, तो कभी ऊपर से एकदम नीचे और नीचे पाताल तक जैसे ज़ोर से फेंका जा रहा हूँ। ये हो क्या रहा है? न प्राण निकल रहे हैं, न बच पाने की कोई सूरत दिखाई दे रही है। नीम बेहोशी में मुझे बहुत लंबा समय गुजर जाता है। क्या प्रलय ही तो नहीं आ गई है? यह सब क्या है? आँखें आखिर खुल क्यों नहीं पा रही है? मैं बेहतर कोशिश कर चुका हूँ, पर मेरे सारे प्रयास असफल हो चले हैं। आँखें जब तक खुल नहीं जाती, तब तक मैं ये भी नहीं समझ सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। सवाल है कि चक्कर में डाले जा रहे। एकदम कान फाड़ देने वाली आवाज़ गूंजती है। आंखें खुलने पर धुंधलाते कोहरे में कुछ आकृतियाँ हिलती हुई उभरती है। दृश्य कुछ साफ हुआ तो लगा कुछ लोग नृत्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एकदम काले कलूटे, बेहद चमकीली चमड़ी, मुंह से हों की आवाज़ कर रहे हैं। मेरे आसपास आग जल रही है, लपटें लेती हुई। लाल लाल लपटें ऊपर उठ रही है आसमान की तरफ। आग की रोशनी में हरे हरे दरख्त दिखाई पड़ते हैं। दूर तक काले, एकदम काले शरीर हिलते हुए दिखते हैं। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। ये सब क्या है और मैं कहाँ हूँ? ये अजीब तरह की आवाज़ें कैसे और कहाँ से आ रही हैं? ये कौन सी बोली भाषा है? न हिंदी, न राजस्थानी, न हाड़ौती। ये सब क्या हो रहा है? ये तो देश ही नहीं, प्रदेश की बोली भी नहीं है। कोई एक शब्द भी तो स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा। इतने में मेरा हाथ एक तरफ से खींचा जाने लगता है। मैं बरबस खड़ा कर दिया जाता हूँ और आंखें खोलते ही चौंक पड़ता हूँ। दूर दूर तक मर्द पूरी तरह से वस्त्रहीन, हरे हरे पत्तों के आवरण में लिपटे दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा ध्यान दिया तो लगा कि इनके बीच बीच में औरतें भी नृत्य कर रही हैं और वे भी हरे पत्तों को कमर पर लपेटे हुए हैं। कुछ कमर से ऊपर प्राकृतिक अवस्था में है। किसी के तन पर किसी तरह का वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा। बड़े बड़े पत्तों में ताज़ा मछली की मांस और कुछ कंद मूल फल मेरे अगल बगल में पड़े हुए हैं। बच्चे उनको बड़े चाव से खा रहे हैं, खेल रहे हैं, किलकारियाँ मार रहे हैं। सभी बेहद खुश लग रहे हैं। उनके चेहरे से लग रहा है कि जैसे आज जश्न की रात है। बच्चे, किशोर और जवान जैसे किसी त्योहार के वर्षों बाद आने पर उत्साहित हो रहे हों। जैसे राम के अयोध्या आने पर नगरवासी खुश होते हैं, दीपावली मनाते हैं। अयोध्या वासियों से भी अधिक खुशी का आलम यहाँ साकार हो रहा है। काले चेहरे पर चमकती भेदती आँखें और लाल लाल होंठ पंखुड़ी की तरह खुलते हैं। आँखों से निकलती रोशनी और होंठों से फूटती आभा लपट की तरह मेरी तरफ बढ़ती हुई आती है। काले बदन में खूनी रंग से सने लाल होंठ और आँखें ही हैं जो बिजली की तरह चमक रही है। एकदम काले काले बदन अंधेरे में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे वे हैं ही नहीं। उनकी आँखें और खुलते होंठ चमक चमक उठते हैं। आँखों पर जब रोशनी पड़ती है वे बल्ब की तरह चमक उठती है। यहाँ अंधेरा ही नहीं डरा रहा है,
पूरा वातावरण ही भयानक हो उठा है। दूर दूर तक बस्ती का नामो निशान नहीं है। भयानक घनघोर जंगल में जैसे आसमान से कहर बनकर धरती पर टूट पड़े हैं। इनका सारा गुस्सा मुझ पर ही बिजली बनकर गिरने वाला है। आज का दिन मेरे लिए कितना मनहूस रहा है कि रात काल बनकर मेरे सामने मुँह बाएं खड़ी है। मेरी बलि अब चढ़ने ही वाली है। बचने की सूरत कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। यहाँ मुझे इनसे बचाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा। ज्यों ही नाच बंद होगा मेरा काम तमाम होगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी की तर्ज पर चाहे तो मैं कुछ बचे हुए पलों के लिए हंस सकता हूँ। इनकी खुशी के रंगों को देख सकता हूँ। गहन अंधेरे को चीरती आग ऊपर उठ रही है। उनकी आँखें और लाल हो उठती है। जहाँ तक प्रकाश फैल रहा है उसके पार अंधेरे का एक छत्र साम्राज्य पसरा है। मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में रह रह कर उभरने वाला अंधेरा, अंधेरे में निकलने वाला जुलूस साकार हो जाता है। यहाँ अंधेरे को चीरती मसाले नहीं हैं तो क्या इनकी आँखों से निकलती रोशनी वही काम नहीं कर रही है। कितना डरावना व भयावह वातावरण है। मैं अंदर तक कांप उठता हूँ, पसीने से नहा जाता हूँ। मैं बुरी तरह से डर जाता हूँ। मुझे पाकर शायद ये बहुत खुश लग रहे हैं। इन्हें मेरा मांस जो आज खाने को मिलने वाला है इसलिए बहुत खुश है। मैं पूरी तरह से असहाय हूँ। वैसे भी इतने सारे जंगली लोगों के बीच मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं कुछ कहूँ तो ये कहाँ समझने वाले हैं। मेरे अंदर से किसी भी तरह से बोल नहीं फूट रहे हैं। वैसे ये भी कहाँ कुछ बोल रहे हैं, केवल नाच रहे हैं या हंस रहे हैं। कभी कभी हो तो कभी हूँ है करते हैं और फिर नाचने लग जाते हैं। नाचने में तल्लीन हो जाते हैं। कुछ के हाथ में लंबी लंबी लकड़ियाँ जिसे बार बार ऊंचा करके जोर से आवाज़ करते हुए आदिम नृत्य करने लगते हैं। शरीर पूरी तरह से नृत्यमय है। नृत्य में पूरी तरह से लीन है, बिना लय और ताल के। शरीर से उठती उमंग, चेहरे पर बिखरी हंसी, सिर के बाल रह रह के लहरा रहे हैं। वैसे भी नाचने वाला बेहद खुश होने पर ही नाचता है। और तब चेहरे पर स्मित हंसी होती है। इनकी हंसी भी मुझे भयभीत कर रही है। ये हंसते हैं कि दहाड़ते हैं। इनके हंसने पर सारा आसमान गूंज उठता है। ये नाचने के साथ लकड़ी को ऊंचा नीचा कर रहे हैं। ये थिरक रहे हैं। हाथों पैरों का संचालन और बीच बीच में ही जोर से चिल्लाते हुए पूरी हंसी के साथ हंस पड़ते हैं। लगता है जैसे ये हंसना और नाचना ही जानते हैं। हंसने के उतार चढ़ाव में ही अपनी बात एक से दूसरे तक पहुंचा देते हैं। समझने वाला समझ जाता है। चेहरे पर आने वाला भाव को दूसरा समझ जाता है। ऐसी हंसी जो मेरे जैसों के लिए रहस्यमयी है पर इन्हें सब कुछ कह दे रही है। हो सकता है मेरे बारे में ये जो फैसला लेंगे वह भी हंसी के माध्यम से ही होने वाला है। मैं क्या, मेरी दुनिया का कोई भी कथित सभ्य समझ सकेगा, कभी समझ भी सकेगा। मेरे लिए तो इनकी हंसी कई सवाल खड़े कर रही है। इनकी हंसी में मैं किसी तरह भी साथ नहीं दे पा रहा हूँ। ये कुछ बोलने के बजाय
हाथ और पैरों का संचालन अधिक कर रहे हैं। मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा है, सभी अपने में पूरी तरह से मस्त लग रहे हैं। तभी एक भीमकाय न जाने कहाँ से मेरी तरफ ही बढ़ता हुआ आता है। उसके हाथ में मोटी लंबी लकड़ी है। मैं अब नहीं बच सकूँगा, इसके एक ही वार में धराशायी हो जाऊँगा। चलो अब यही सही, मेरा काम खत्म होने वाला है। वह ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा है, मेरे प्राण गले में आ जाते हैं, सांस भी रुकने लगती है। मैंने काफ़ी देर से रुकी सांस छोड़ी और जब आंखें खोली तो देखा वह आग में लकड़ी झोंके हुए हैं और अब उसे जलता हुआ पाकर सबके बीच ले जाकर बड़ी तेज़ी से नाचने लगा है और उसके साथ सभी बड़े ज़ोर शोर से हंसते हुए नाच रहे हैं। मेरी सांस में सांस आती है, बाल बाल बच जाता हूँ। अब सभी पूरे जोश में हैं, आवाज़ भी खूब ऊंची हो चली है। उनकी सामूहिक गूंज से पूरा जंगल थर्रा उठता है, पंछी फड़फड़ा कर उड़ जाते हैं। मैं मरता क्या न करता, अब मेरा डर कम होने लगा है। मैं उनके नृत्य पर गौर करने लगा हूँ। सभी भाव विभोर होकर नाच रहे हैं। एक दूसरे की तरफ जब निगाह पड़ती है तो वे हंस पड़ते हैं, होंठ खुल जाते हैं, जीभ एकदम लाल सुर्ख लपलपाती हुई, दांत एकदम साफ सफ़ेदी लिए हुए रात के अंधियारे में चमक चमक उठते हैं। लगता है जैसे अपने शिकार को इन्हीं हथियारों से तमाम करते हैं। सो बेहद तीखे और पैने हो उठे हैं। शरीर सदे हुए, किसी तरह की फालतू चर्बी शरीर पर नहीं है। किसी का भी पेट थुल थुल नहीं है, कोई दुबला पतला नहीं है तो बेहद मोटा भी नहीं है। हाँ, कुछ ठिगने तो कुछ अत्यधिक लंबे अवश्य दिखाई दे रहे हैं। उनके पैरों के संचालन में लय भले ही कम है, पर जोश को देखते हुए उनके शरीर में उठने वाली आभा दुगनी हो जाती है। ऐसा नृत्य मैं कभी देख नहीं सका। कहाँ होगी स्वर्ग की अप्सराएं रंभा और मेनका, जो इंद्र के आगे हरदम नाचती रहती है। वे भी शर्मा उठेगी जब इन्हें देख लेंगी। सामूहिक नृत्य, मर्द और औरतें, युवा और युवतियाँ एक साथ, एक लय। बच्चे या तो दूर बैठकर देख रहे हैं या किशोर भाग ले रहे हैं या फिर अपने से छोटे की देखभाल कर रहे हैं। बेहद बुजुर्ग भी बीच बीच में बच्चों की देखभाल करने चले जाते हैं। पशुओं के सींग में भरकर कुछ ला रहे हैं और वे सब मिलजुल कर पी रहे हैं, पी करके मस्त हो रहे हैं। नाचना थोड़ी देर के लिए भी बाधित नहीं हो रहा। आबाद नृत्य, आबाद हंसी और सामूहिकता का अनूठा संगम दिखाई दे रहा है। नृत्य में लीन है, बिना लय और ताल के। शरीर से उठती उमंग, चेहरे पर बिखरी हंसी, सिर के बाल रह रह के लहरा रहे हैं। वे पूरी तरह से नाच में मस्त है, तल्लीन है। उनका हर अंग गतिमान है, हर पैर, कमर और सिर सब एक लय में हिल रहे हैं। कभी ध्वनि का एक मुस्त शोर आकाश को हिला देता है, कभी हंसी का गुब्बार फूट पड़ता है। इन दोनों का समवेत स्वर ऊपर उठ जाता है, तभी नृत्य में तीव्रता आ जाती है। प्रकृति और उनमें पूरी साम्यता है। प्रकृति और उनका एक ही सुर है, एक ही लय, एक ही ताल। हरे हरे पेड़ों की लंबी लंबी डगालें हवा के झोंके के साथ लहराने लगती है। उनके शरीर और पेड़ों की डालियों में हिलने लहराने की होड़ मची है।
इनमें से कोई भी पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। चौं और मस्ती का आलम है। चमेली, चंपा और रात रानी ने पूरे वातावरण को महका रखा है। प्रकृति पुत्र प्रकृति को खुश कर रहे हैं या प्रकृति अपने पुत्रों को कर रही है, कह पाना मुश्किल हो रहा है। प्रकृति में वे हर तरह से एकाकार है। क्षिति जल पावक गगन समीरा साक्षात साकार हो रहा है। इन सब के बीच में मैं ही हूँ जो हर तरह से विपरीत ठहरता हूँ। वेशभूषा और संस्कारों से अपने को इनके बीच पूरी तरह से विपरीत पाता हूँ, विलोम पाता हूँ। उनके चेहरे पर हंसी है जबकि मेरे पर डर का डेरा डला हुआ है। एक युवक युवती का जोड़ा बगल से आता और नाच में शामिल हो जाता है। दूसरा जोड़ा आ रहा है और तीसरा नए नए आते जा रहे हैं। वे अपने बुज़ुर्गों के साथ शामिल होते जा रहे हैं। कभी वे हाथ में हाथ लेकर नाचते हैं, जोड़ा बन जाता है। बड़े बड़ों के साथ, युवा युवतियों के साथ है। उम्र का पूरा तालमेल और संगम है। कभी बीच ही में दूसरा युवक दूसरी युवती के साथ हो लेता है। शरीर नाच रहा है, मस्ती में तन डोल रहा है। किसी तरह का संकोच, हया, शर्म आसपास भी नहीं है। प्रकृति के साथ पूरी तरह से तदाकार है। बाजार में बनी किसी वस्तु का या नामो निशान तक नहीं है। वे हैं और प्रकृति है। प्रकृति नटी स्वयं नाच रही है। रंग एक है, मन एक है, तन एक है। किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं है। समाज के बनाए गढ़े गए नियम कानून से एकदम परे। प्रकृति के पास जिसके बीच में कोई दूसरा नहीं है, उन्हें किसी का डर नहीं है। कल की फिक्र उन्हें नहीं है। वो आज में जीते हैं। आने वाला कल और आज में अधिक फर्क नहीं है। सुबह शाम और दिन रात विचार जैसी चीज़ ही नहीं है। कविता स्वयं यहाँ साकार है। नृत्य तभी होता है जब आदमी पूरी तरह से मुक्त होता है, अपने से परे होता है। अभी गान भी यहाँ आकार नहीं ले सका है। यहाँ नृत्य ही रूपाकार है। इसके बाद ही गान बनेगा। गाने के बाद साज सजेगा और धीरे धीरे बाजार आकार लेगा। बहुत आगे की बात है बाजार का आना, बहुत दूर की सोच है। सदियों से एक ही सुर में, एक ही धुन में नाच रहे हैं। ये लगता है रजनीश ओशो ने इन्हीं से प्रेरणा ली होगी। जब तुम नाचते हो, वो लिखते हैं, जब तुम नाचते हो तब सब भूल जाओ कि तुम सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, नागरिक हो। तुम केवल तुम हो। तुम सिर्फ नृत्य हो। तुम शरीर ही हो जाओ। यहाँ वही सब तो हो रहा है। ओशो जरूर ही यहाँ आया होगा। इनके बीच कुछ दिन रहकर ही जान सका होगा, अन्यथा वह इस राज को कैसे जान पाता। वह पूरे दर्शन में अपने विचारों से मुक्त होने की बात करता रहा है और मैं साक्षात विचारों से दूर शुद्ध प्राकृतिक रूप को अपनी आँखों के सामने साकार होता देख रहा हूँ। पूरी तरह से प्राकृतिक है सब कुछ। शब्द यहाँ पूरी तरह से निराकार। अभी यहाँ शब्द भी नहीं बने हैं, शब्द भी आकार नहीं ले सके हैं। सो किसी भी तरह का झंझट नहीं, संकट नहीं, समस्या नहीं। सिर्फ यहाँ नृत्य है और यह है। सो यहाँ मोक्ष और मुक्ति नज़दीक ही है। पूर्व से उजास फूटने लगा है, आग बुझने लगी है। उम्र दराज अगल बगल होने लगे हैं। युवक युवतियाँ
अब भी नाच रहे हैं। नाच रहे युवाओं में से किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं है। लगता है मुझे भूल गए हैं। जो बुजुर्ग यहाँ से गए हैं वे अब समंदर की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। काले पानी में उनका शरीर विलय हो रहा है। रंग की साम्यता है। उगते सूरज की बिखरती किरणों से उनके शरीर की आभा इंद्रधनुष बना रही है। कितना आह्लादकारी दृश्य है। मैं खुश होता हूँ। मेरे पोर पोर में खुशी महसूस हो रही है। मैं हंसना ही चाहता हूँ कि तभी जंगल की तरफ से वही भीमकाय राक्षस जैसा भैंसे पर बैठकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में प्राचीन पेड़ की लंबी सी डाल है। वह उस डाल को भाले की तरह पूरे जोर से मेरी तरफ फेंकता है। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। फिर भी मैं बचने के लिए पूरी ताकत से भागता हूँ और इसी प्रयास में पलंग से नीचे गिर पड़ता हूँ। आवाज़ सुनकर पत्नी दौड़ी हुई आती है और गुस्से में बोल पड़ती है, आज परीक्षा में सुबह की ड्यूटी है महाशय, आप लेट हो चले हो। ऐसे सोते हो जैसे घोड़े बेचकर। अब जल्दी से नहा धो लो, तैयार हो जाओ, वरना कल की तरह एब्सेंट लग जाएगी। इसे क्या पता मैं कहाँ से और कैसे वापस उसी झंझट में लौट आया हूँ। ये कहानी आदिवासियत समाप्त होती है। कहानी संग्रह आदिवासियत और स्त्री चेतना की कहानियाँ अनुज्ञा से सन 2018 में आई थी। आज मैंने आप हिंदी कहानी के पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसे लगी टिप्पणी अवश्य करें। धन्यवाद।